डॉक्टर ए.के. ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है। हिस्ट्री में क्लासिक्स के सभी चैप्टर को पढ़ाया जा चुका है और सभी का लिंक एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएगा। अब क्लास 10th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स बनाई जा रही है। क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर शुरू हुआ है, उसका पार्ट 1 बन चुका है, आज पार्ट 2 बन रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में क्लास 10th इकोनॉमिक्स की बुक है। इसका नाम ही है, बुक पर लिखा है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास की समझ। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा तो जो आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है व्यक्ति का, समुदाय का या किसी देश का, वो सभी में का के लिए आपके अंदर एक समझ पैदा होगी कि आखिर ये है क्या चीज। तो उसी के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वह है विकास यानी डेवलपमेंट। फर्स्ट टॉपिक विकास है और विकास में पार्ट 1 बन चुका है। और विकास क्या है यानी डेवलपमेंट क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, ये मैं बता चुका हूं। और आज मैं बता रहा हूं राष्ट्रीय विकास यानी नेशनल डेवलपमेंट, कि ये राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट क्या है। तो आप इसको देखिए और पहला वीडियो का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए, अगर आपके पास बुक हो तो उसका देखिए पेज नंबर 6 आप ओपन कर लीजिए। देखिए मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, इसका पेज संख्या 6 यानी पेज नंबर 06 में ओपन कर रहा हूं। देखिए मैं ओपन कर दिया और इसमें राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट आपको मैं समझाऊंगा। और ये बात आप ध्यान से सुनिए कि इसके एक एक शब्द को मैं पढ़ूंगा लाइन बाय लाइन, और ये बहुत ही क्लियर लिखा है। थोड़ा सा आप मेडिटेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ मेरी बात को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आपको इस बुक्स के अलावे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आइए अब मैं टॉपिक पा रहा हूं, राष्ट्रीय विकास यानी कि नेशनल डेवलपमेंट। जैसा कि हमने ऊपर देखा, यदि लोगों के लक्ष्य भिन्न हैं तो उनकी राष्ट्रीय विकास के बारे में धारणा भी भिन्न होगी, यानी कंसेप्ट भी भिन्न होगी। यह समझा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति का लक्ष्य अलग है तो उसका गोल अलग है, तो उसका राष्ट्रीय विकास के बारे में जो उसका सोच है, जो उसकी धारणा है, उसकी थॉट है, वो भी अलग हो जाएगी। आप आपस में इस विषय पर चर्चा कीजिए कि भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए। अब हम इंडिया पर आते हैं और आप सोचिए आपस में, कि मन में सोचिए कि भारत को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए क्या करना चाहिए। संभव है कि कक्षा के विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। अब ये संभव है कि अगर आप इस चर्चा को ग्रुप में या विद्यार्थियों के, स्टूडेंट के ग्रुप में डालेंगे कि बताइए भाई भारत के विकास के लिए क्या करना चाहिए, तो बहुत इसकी संभावना यही है कि अलग अलग बच्चे अपनी अलग अलग राय बताएंगे। अब देखिए, हो सकता है आपने स्वयं इन प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हों और उनमें से किसी एक के विषय में आप स्वयं भी निश्चित न हो। यह समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती हैं। तो बिल्कुल ये सहज बात है कि अगर हम स्वयं भी सोचें तो हमारे मन में भी विकास, अगर हम ऐसा पूछेंगे तो कोई एक आंसर कोई नहीं दे पाएगा, और हमारे मन में भी कई तरह के प्रश्न आएंगे कि इस तरीके से विकास हो सकता है, इस तरह से विकास हो सकता है, यह विकास है। हम कई तरह की बात करते हैं और कभी कभी दो लोगों की बातें जो होती हैं, या तो उनकी धारणाएं भिन्न हो सकती हैं, या यानी भिन्न यानी कि अलग अलग हो सकती हैं, या परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं, एक दूसरे के अपोजिट भी हो सकती हैं। लेकिन क्या सभी विचारों को बराबर का महत्व दिया जा सकता है, या यदि परस्पर विरोधी हैं तो निर्णय कैसे किया जाए? सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी? हमें यह भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है? क्या इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को ही? राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है।
तो ये कई तरह की बात यहाँ पर बताया गया, क्योंकि इसका नाम ही है आर्थिक विकास की समझ। तो हम लोग जो भी अभी चर्चा कर रहे हैं, अपना एक कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, किस पर? डेवलपमेंट पर, आर्थिक विकास पर। और यहाँ देखिए कि यही है कि राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय यानी मतलब इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। जब भी हम राष्ट्रीय विकास की बात करेंगे, जब भी हम देखिए राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो तमाम पहलुओं पर हमको गौर करना होगा, ध्यान देना होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए इस पेज संख्या 7 में यहाँ पर एक कुछ मानचित्र दिया, कुछ यहाँ पर मैप दिया गया है, डायग्राम दिया गया है। अब देखिए क्या है, आओ इन पर विचार करें। यहाँ कुछ यहाँ मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग दिख रही है और ये शहरी इलाका है। तो देखिए निम्नलिखित स्थितियों पर चर्चा कीजिए, दाहिनी ओर दिए गए चित्र को देखिए और इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक लक्ष्य क्या होने चाहिए। इस अखबार का रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक दिया गया है कोई ये टाउनशिप का यहाँ पर फिगर है, और देखिए एक अखबार में एक रिपोर्ट आया है, थोड़ा इसको पढ़िए क्योंकि बहुत काम का चीज है, सोचने वाली बात है। एक जहाज ने 500 टन तरल जहरीले अवशेष, तरल यानी लिक्विड जो पॉइजनस बचे हुए हैं अवशेष, एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिए। नहीं, एक जहाज है और जहाज में 500 टन ये लिक्विड जो पॉइजनस चीजें हैं और उसको जाकर शहर के जो ओपन ये कूड़ा घर है, डस्टबिन का जगह है और आसपास के समुद्र में वो जहाज ने डाल दिया। यह अफ्रीका देश के आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर में हुआ। ये घटना कहाँ हुई है? तो ये अफ्रीका में हुआ है और अफ्रीका के आइवरी कोस्ट है और देश का नाम है, और आइवरी कोस्ट में आबिदजान शहर है, वहां पर ये घटना घटी है। वहां पर एक जहाज ने शहर के आसपास जाकर पॉइजनस तरल पदार्थ को, या तो जो ओपन खुला कूड़ा स्थान होता है डस्ट डालने के लिए, कचरा डालने के लिए जो जगह होता है वहां पर, और आसपास के समुद्र में डाल दिया है। इस खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मितलाना, चमड़ी पर ददोरे पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि शिकायतें की। अब जो पड़ गया था आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो उसका पोल्यूटेड हो गया, माने हवा में प्रदूषण फैल गया, पानी में प्रदूषण फैल गया और उससे लोगों को कई तरह की बीमारियां होने लगी, जैसे कि वोमिटिंग की टेंडेंसी होना, चमड़ी पर ददोरे या चमड़ी पर कई तरह के स्पॉट बन जाना, बेहोश होना, दस्त लगना, डायरिया आदि की शिकायत आ गई। 1 महीने के बाद 7 लोग मारे गए और जस्ट इसके घटना की 1 मंथ के बाद ही 7 लोग मर गए। 20 अस्पताल में भर्ती हुए, 20 लोग वहां पर अस्पताल में चले गए और विषाक्तता के कारण यानी जो पॉइजनसनेस है उसके कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। देखिए कितना इसका नुकसान हुआ। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को अपने जहाज से जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया था। ये घटना क्यों हुआ? क्योंकि वहां पर एक मल्टीनेशनल कंपनी है और वह पेट्रोल और धातुओं से संबंधित है, पेट्रोल और मेटल से, और उसने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को एक तरह का कांटेक्ट दिया था कि हमारे यहाँ का जो यह जहरीला पदार्थ है उसको जाकर फेंको, और उसने जाकर पानी में, समुद्र में और आसपास के खुले जगहों पर फेंक दिया, जिसका कि इतना लोगों पर प्रभाव पड़ा। अब देखिए इससे प्रश्न क्या उठ रहा है कि किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं। अब सोचिए अपने मन में कि लाभ किसको हुआ और किसको नहीं हुआ। तो जो कंपनी पैसा कमा रही है वो तो अपना जो हेडक है कचरा का वो तो जाकर गलत तरीके से डिस्पोज करा दिया, अगर फेंक दिया। जो ठेका लिया उसको भी पैसा मिल गया, लेकिन जो लोग वहां पर पीड़ित हुए उनको कितना नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, कई तरह की रोग उनके अंदर प्रवेश कर गया। और इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? अब सोचिए कि जो देश है ये आइवरी कोस्ट, उसके विकास का क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो इन तमाम बातों पर आपको देखना है। आपके गांव या शहर या स्थानीय इलाकों के विकास के क्या लक्ष्य होने चाहिए। थोड़ा सोचिए कि इसी परिप्रेक्ष्य में, इसी को ध्यान में रख के आप सोचिए कि आपका गांव में या आपका स्थानीय इलाके में विकास का क्या होना चाहिए। तो इस सब चीजों पर हमें बात करना है, एक समझ पैदा करना है कि आप अपने कूड़ा कचरा को फेंकिए। ऐसा मत कीजिए कि आपका
आपके सुविधा के लिए कोई दूसरा वर्ग, समुदाय, जनसंख्या असुविधा में पड़ जाए, तो ये सब देखना है। विकास में ये सब कुछ चीज आएगा। क्या होता है, घर में लोग कचरा लेके रोड पर डाल देते हैं, नहीं, अपने किचन का कचरा तो रोड पर फेंक दिए, लेकिन कितना उससे नुकसान हुआ और उससे कितना पोल्यूशन हुआ। मवेशी उस कचरे को खा जाते हैं और वो डिजीज उनमें पैदा हो जाता है, लोगों पर होता है, वहाँ का वातावरण, हवा पोल्यूटेड हो जाता है। सब चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी है, यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीकों में भी भिन्नता हो सकती है। तो सही बात है कि जो डेवलपमेंट है, इसका जो धारणा है, इसका जो थॉट है, अगर इसी में डिफरेंस है या परस्पर विरोध है, कंट्राडिक्शन है, तो इसके विकास का जो तरीका है उसमें भी भिन्नता हो सकता है और कंट्राडिक्शन हो सकता है। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए। यह आप लोगों से बातचीत करके और अखबारों या टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं। तो अगर इस तरह की कोई बात आ रही है तो आप इस थोड़ा सोचिए, अखबार देखिए, टेलीविजन देखिए, लोगों से बातचीत कीजिए। तो ये सब काम करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें आर्थिक विकास के बारे में एक समझ पैदा करनी है और हम लोग यहाँ समझ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आइए दूसरे टॉपिक पर। यहाँ है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। यहाँ पर विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। एक यहाँ पर टॉपिक है कि विभिन्न देशों की या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। अब इस पर थोड़ा पढ़ेंगे और इसमें मेरी बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही पढ़ाते पढ़ाते आपको हम एवरेज इनकम के बारे में, औसत आय के बारे में मैं बताऊंगा। साथ ही साथ पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के बारे में आपको बताऊंगा और फिर मैं अपने मुद्दे पर आऊंगा और आपको जो राष्ट्रीय विकास है, नेशनल डेवलपमेंट, उसके बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। इसी में आगे आपको साक्षरता रेट, लिटरेसी रेट जो है, या शिशु मृत्यु दर जो है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बहुत चीज आपको मैं बताने वाला हूं, लेकिन एक समझ पैदा करते हुए, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना जरूरी है। अब क्या है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए, ये टॉपिक का नाम है कि विभिन्न देशों, विभिन्न, मैं लिख देता हूं, विभिन्न देशों या राज्यों, विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना, तुलना यानी कंपैरिजन, तुलना कैसे की जाए, कैसे की जाए। इस टॉपिक पर थोड़ा हम लोग विचार करें और हमारी जो कंसेप्ट है बहुत क्लियर होगी। तो कैसे की जाए, तो इस पर मैं आपको समझाऊंगा। और साथ ही साथ अभी तक अगर आप डॉक्टर AK ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है और बेनिफिशियल है। और आप इसे शेयर भी कीजिए ताकि आपका दोस्त भी इससे बेनिफिटेड हो। आप कमेंट भी कीजिए, कोई मन में जो भी आपके मन में विचार आ रहा है, मैं सभी कमेंट को पढ़ता हूँ और उसका जवाब भी देता हूँ। साथ ही साथ आप इसे लाइक भी करें, क्योंकि आपको जरूर पसंद आता होगा। अब आइए मेरी बात पर। आप पूछ सकते हैं कि अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो फिर कुछ देशों को विकसित और कुछ को अविकसित कैसे कहा जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अरे भैया, जब विकास यानी डेवलपमेंट का अर्थ, मीनिंग अलग अलग है, डिफरेंट है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कोई देश विकसित है और कोई देश अविकसित है। इससे पहले कि हम इस विषय पर आए, एक अन्य प्रश्न के बारे में सोचते हैं। जब हम भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इसकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं? कक्षा में विद्यार्थियों को ही देखते हैं। हम विभिन्न विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? उनमें ऊंचाई, स्वास्थ्य, प्रतिभा यानी टैलेंट और रुचि के अनुसार अंतर है। हो सकता है कि सबसे स्वस्थ विद्यार्थी सबसे पढ़ाकू विद्यार्थी न हो। सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हो सकता है कि मित्रता का व्यवहार न रखता हो। तो हम विद्यार्थियों की तुलना कैसे करते हैं? हम जो मापदंड प्रयोग करेंगे वह तुलना के उद्देश्य पर निर्भर करेगा। खेलकूद टीम, वाद विवाद टीम, संगीत टीम या पिकनिक के लिए टीम, सबके चयन के लिए अलग मापदंड होंगे। फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों को सर्वांगीण प्रगति के बारे में मानक चाहिए तो हम उसे कैसे चुनेंगे? सामान्यतया
हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशिष्टताएं लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उसकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक, तो इसमें मतभेद हो सकता है कि भाई किस चीज को मापदंड बनाया जाए। यही बात विकास पर भी लागू होंगी। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है। अगर देश को हम तुलना करते हैं तो उसकी क्या इनकम है, आय क्या है, वो विशिष्ट मानी गई है। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। तो सीधी सीधी बात है कि जिस देश की आय ज्यादा होती है उसको माना जाता है कि वो अपने जिसकी कम आय है उससे ज्यादा विकसित है। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना। जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए ज्यादा आय वाले या ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इसमें हमें देश की कुल आय ज्ञात होती है। अगर कोई पूछे कि किसी देश की आय क्या है या किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसमें अंतर्दृष्टि यही है कि उस देश की सभी निवासियों की जो आय है उसको एक साथ जोड़ा जाए तो वही उस देश की राष्ट्रीय आय हो जाएगी या उस देश की आय हो जाएगी। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। एक और बात है कि किसी दो देश में अगर आप कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो उसका टोटल इनकम क्या है, यही सबसे सही एक्यूरेट मापदंड नहीं है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। तो कुल आय अलग हो गया लेकिन वहां का औसत आय अलग हुआ, क्योंकि हर देश का जो जनसंख्या है वो अलग अलग है। तो ये भी बात ध्यान में रखना है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। ठीक है ना, यही औसत आय है। तो यहाँ पर आ जाइए, औसत आय ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। औसत आय, इसी को हम कहते हैं एवरेज इनकम। क्या बोलते हैं? एवरेज इनकम। तो एवरेज इनकम क्या है भैया? एवरेज इनकम क्या होता है, देखिए यहाँ पर एवरेज इनकम में वही है कि उस देश की कुल आय क्या है। ठीक है ना, तो लिख लीजिए देश की कुल आय, देश की कुल आय, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, कुल आय, टोटल इनकम, और उसमें आपको भाग देना होगा देश की कुल जनसंख्या से। और कुल जनसंख्या देश की कुल यानी टोटल, देश की कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या। ठीक है ना। अब कौन देश बेहतर कंडीशन में है, वहां के नागरिक, इसके लिए हमें उसका एवरेज इनकम निकालना पड़ेगा, औसत आय निकालना पड़ेगा। और वह औसत आय होता है देश की कुल आय यानी टोटल इनकम ऑफ द कंट्री और डिवाइडेड बाय देश की कुल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। इससे हम एवरेज आय या औसत आय निकालेंगे। विश्व, अब देखिए उसी के साथ साथ, और औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। और यही जो औसत आय है, यही क्या है? प्रति व्यक्ति आय। यही है प्रति व्यक्ति आय। प्रति औसत आय ही बराबर में लिख दिया प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। इंग्लिश जान लीजिए क्योंकि ये ज्यादा प्रचलित है। तो इसी को हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम क्या है कि किसी देश की टोटल इनकम और उसमें डिवाइड कर दीजिए उस देश का टोटल पॉपुलेशन, वो जो आएगा वही
पर कैपिटा इनकम होगा या प्रति व्यक्ति आय होगा या उस देश की औसत आय होगा, एवरेज इनकम होगा। अब विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देश का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। तो विश्व बैंक जो है वह अपने विश्व विकास रिपोर्ट में इसी मेजरमेंट का यूज करता है। वे देश जिनकी आय 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश माना गया। तो देखिए विश्व बैंक के अनुसार, देखिए विश्व बैंक के अनुसार क्या हुआ, समृद्ध देश, समृद्ध देश किसे माना गया, कौन समृद्ध देश है, और समृद्ध देश उसे ही माना गया जिसका की जो आय है, देखिए ये यूएस डॉलर, यूएस ये डॉलर है, जब समझ गए, देखिए यूएस ये डॉलर, देखिए ये डॉलर का साइन है मैं लिख दिया हूं, तो यूएस डॉलर जो है, और ये देखिए ये 12,056 है, 12,056 जो है यह है आपका प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति है, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष या प्रति वर्ष। समझे? तो ये जिस देश, और ये कब का रिपोर्ट है, तो ये 2017 का, देखिए अभी 2024 चल रहा है भैया, तो 2017 में विश्व बैंक के अनुसार जिस देश का इतना आपका 12056 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति एनुअल आय है, वह देश समृद्ध देश है, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पर दिया गया कि जिनकी आय, यहाँ पर देख लीजिए कि ये 995 यूएस डॉलर प्रति वर्ष या उससे कम है, उन्हें निम्न आय वाला देश कहा गया। और देखिए निम्न आय वाला देश, निम्न आय वाला देश, निम्न आय वाला देश, ये सिंपल से आप लोग समझते जाइए, मैं तो पढ़कर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिंपल से समझाऊं। तो निम्न आय वाला देश कौन है, और ये समृद्ध देश है। ये देखिए यहाँ यूएस डॉलर, ये डॉलर का निशान है, और यूएस डॉलर 995 प्रति वर्ष, ठीक है ना। और प्रति वर्ष या प्रति व्यक्ति से, ठीक है, कम हो तो प्रति व्यक्ति या इससे कम। बिल्कुल समझ में आ रहा है कि देखिए अगर इतना विश्व बैंक के अनुसार ये 12056 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय एनुअली है, एनुअली हो, तो वह देश समृद्ध है। और अगर उस देश के किसी नागरिक का आय ये 995 यूएस डॉलर हो या इससे कम हो, तो वह देश निम्न आय वाला देश है। ये विश्व बैंक एक ये रिपोर्ट देता है। साथ ही साथ देखिए भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में केवल यहाँ यूएस डॉलर 1820 प्रति वर्ष थी। अब भारत की कंडीशन देखिए, भारत क्या है, मध्य आय वाला देश में है। भारत क्या है, मध्य आय, भारत का क्या है, ये मिडिल इनकम ग्रुप में भारत आता है, क्योंकि इसका जो है इसी में यह देखिए यूएस डॉलर लिखिए, यूएस डॉलर, और यह है आपको 1820 प्रति वर्ष। तो बस अपने देश की तुलना क्या है कि हम लोग समृद्ध देश में भी नहीं है, हम लोग निम्न आय वाले देश में भी नहीं है, हम यहाँ पर मध्य आय वाले देश में है, मिडिल इनकम ग्रुप में भारत आता है, क्योंकि 2017 के सब रिपोर्ट जो है 2017 का है। देखिए मैं ऊपर भी लिख दिया हूँ
यहाँ भी लिख देता हूँ, ये 2017 के अनुसार है विश्व बैंक का। तो भारत का जो कैलकुलेशन हुआ था तो 1820 यूएस डॉलर था प्रति वर्ष एक व्यक्ति का आय। तो ऐसे भारत को इसीलिए मिडिल इनकम ग्रुप में आपको ये रखा गया है। तो ये बिल्कुल आपको सही है। साथ ही साथ देखिए कि यहाँ पर बता रहा है कि समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं को आमतौर पर विकसित देश कहा जाता है। अब इसी समृद्ध देश को ही विकसित देश कहते हैं। और इस समृद्ध देश में जो मध्य पूर्व है, मिडिल ईस्ट है, ठीक है ना, के देश हैं और कुछ अन्य जो छोटे देश है वो अभी इसमें शामिल नहीं है उसके अन्य क्राइटेरिया के कारण। तो ये आपको बिल्कुल ये समझ में आ गया। अब इसको आप नोट कर लीजिए और इसको मिटा लीजिए। तो मैं मिटा देता हूं, पहले नोट कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन, और सभी को आप क्लियरली समझ लीजिए। अब इसे मैं देखिए यहाँ पर मिटा रहा हूं और फिर आपको मैं समझाऊंगा एवरेज इनकम पर, औसत आय पर कुछ इसमें आपके बुक में कुछ विशेष चीज बताया गया है, एनालिसिस किया गया है, तो उसी को मैं समझाऊंगा एवरेज इनकम को। और आप मेरे साथ बने रहिए, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको फिर पीछे आकर और इसको पॉज करके बार बार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इससे बेहतर आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगी, भटकना ज्यादा नहीं है और इस पर आप डिपेंड कर जाइए। बुक आपके पास है ही है। अब देखिए यहाँ पर औसत आय के बारे में कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उसको मैं पढ़ के आपको समझाता हूँ। एवरेज इनकम या औसत आय लिख लीजिए। औसत आय कुछ एक्टिविटी है तो उससे थोड़ा आपका जो कंसेप्ट है ना वो और क्लियर होगा। एवरेज इनकम, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, फिर भी यह असमानताएं छुपा देते हैं। औसत आय अगर किसी जगह का आप कंपैरिजन करेंगे तो वो तो अच्छा है, लेकिन फिर भी उसमें कई तरह की इनइक्वालिटीज है, असमानता है, वो छुप जाता है नहीं। तो वही बताए किसी, मान लो किसी देश का औसत आय क्या होता है भैया, किसी व्यक्ति का, अब अपने देश का औसत आय निकालना है तो आप अंबानी अडानी का इनकम एक अलग है और आम आदमी का, मजदूर का आय अलग है, और दोनों को जोड़कर उतना से भाग दे दीजिएगा, डिवाइड, तो औसत आय निकल जाएगा। लेकिन उससे कोई मतलब तो बना नहीं, बहुत अंतर है। बहुत बड़ा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है, और एक आम मिडिल इनकम ग्रुप का व्यक्ति है, लेकिन औसत आय क्या वक्त दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए तो औसत दोनों का निकल जाता है। तो औसत आय में बहुत ज्यादा असमानता छुपा रहता है, इसी पर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए दो देश क और ख पर विचार करें, या ए और बी दो देश आपके बुक में दिया गया है, और सरलता के लिए मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं, 5 लोग प्रत्येक देश में मान लीजिए। तालिका 1.2 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन देशों का औसत आय देखिए। जैसे देखिए देश ए और बी है, 2012 के नागरिकों की मासिक आय रुपए में है। अब इसमें क्या हुआ कि देश ए में एक 5 व्यक्ति मान लिया गया, तो एक व्यक्ति का आय 9500 रुपया है, दूसरे का आय है 10,500, तीसरे का है 9,800, चौथे का है 10,000 और पांचवे का है 10,200। और देश बी या ख जो है उसका एक व्यक्ति का है 500 है, दूसरे का भी 500 है, तीसरे का 500, चौथे का भी 500, लेकिन पांचवे का जो आय है वो 48,000 रुपया है। तो ये देखिए, तो अब देखिए, अब क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? अगर क्वेश्चन हुआ कि आप दोनों, अगर आपको रहने का मौका मिले तो आप समान सुखी रहेंगे, या दोनों देश सामान्य रूप से विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे, बहुत से लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे, अगर हमें यह आश्वासन हो कि हम उस देश के 5वें नागरिक होंगे। अगर कोई चाहे कि आप उस देश के 5वां नागरिक, जिसका कि देश जो ख है या बी है उसका 48,000 इनकम है, अब बाकी 4 लोगों का 500 ही मात्र है, तो अगर कोई कहे कि नहीं आप उस देश का 5वां नागरिक होइएगा, यानी कि 48,000 रुपया आपका इनकम होगा प्रति ईयर, तो कोई कहेगा भाई तब तो मेरे लिए देश ही अच्छा है, मैं सबसे ज्यादा आमदनी वाला व्यक्ति रहूंगा। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के आधार पर निश्चित हो तो शायद वो ज्यादा लोग देश क में रहना, लेकिन होगा कि नहीं, लॉटरी लगा दिया जाएगा, तब मैक्सिमम लोग कहेंगे नहीं नहीं मैं देश
ख में नहीं रहूंगा, मैं अपना चॉइस ए दूंगा, क्योंकि अगर ख में बस पांचवा व्यक्ति बनने का मौका मिले लॉटरी में तभी तो हम धनी होऊंगा, बाकी 3 में तो मैं गरीबे रह जाऊंगा। लेकिन देश ए जो है उसमें देखिए इसमें सभी का आय थोड़ा सा आगे पीछे है, किसी का 9,500 है, किसी का 10,500 है, किसी का 9,800 है, किसी का 10,000, 10,200, तो सभी में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो बस यहीं पर है, यही यहाँ पर समझाने की बात हो रही है, किसमें लोगों का जो इनकम ग्रुप है वो ज्यादा अंतर नहीं है, लोगों की आय में ज्यादा असमानता नहीं है। देश जो देश ए है या देश क है, और देश बी में क्या है कि गरीब और धनी के बीच की खाई बहुत लंबी है, ये समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। और देख लीजिए यहाँ पर गरीब, अब एक यहाँ पर दिया भी गया है कि गरीब विहीन तथा अमीर विहीन व्यक्तियों का देश, यहाँ पर देख लीजिए, और हमें कुर्सियों को बनाया तथा उनका उपयोग किया। अब देखिए गरीब और अमीर में यही बात है कि कुर्सी बनी, देखिए कई चेयर पर एक ही आदमी फैल कर बैठा हुआ है, ये धनी धनी आ गया। एक चेयर पर देख रहे हो या 2 चेयर पर कई लोग बैठे हुए हैं, तो ये क्या हो गया, ये गरीब हो गया। अरे आप ट्रेन में जाते हैं ना, आप जनरल डिब्बे में क्या जाते हैं, तो अगर 2 का सीट होता है तो उस पर 4 लोग बैठ जाते हैं और कितना उसमें धक्का मुक्की करते हैं, तो ये गए। और वहीं पर देखते हैं एसी में जाते हैं तो वहां पर एक अलग अलग बर्थ रहता है, व्यक्ति सो कर जाता है, तो ये अंतर है। तो ये सब दिखाया गया है। अब इसके साथ आप नेक्स्ट टॉपिक पर आइए और आपको मैं समझाऊंगा। अब इसमें फिर आपको इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, तो आपको एक और वीडियो इसमें बनेगा और उसमें मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा। और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।